आरव की मौत के बाद पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे से भी ज्यादा खामोश था सूरज। उसके सामने आरव की तस्वीर रखी थी, जबकि अस्पताल में उसके पिता अरविंद जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। एक तरफ उसने अपना भाई जैसा इंसान खो दिया था, दूसरी तरफ उसका पूरा। इतने में काव्या गुस्से से सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया सूरज, तुम्हारी ईमानदारी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अगर उस दिन तुमने बंटी की बात मान ली होती और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज आरव जिंदा होता, पापा अस्पताल में कोमा में नहीं होते। सूरज सिर झुकाकर सब सुनता रहा। उसके पास काव्या के किसी सवाल का जवाब नहीं था। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सिर्फ गुस्सा। तुम कहते थे कानून सबको इंसाफ देता है, कहाँ है वो कानून? मंत्री विजय बिल्डर के साथ मिलकर खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उनकी जेब में है, अदालत तक सबूत पहुंचने से पहले गायब हो जाते हैं। आखिर तुम्हारे आईएएस बनने का फायदा क्या हुआ? ये शब्द सूरज के दिल में तीर की तरह उतर गए। काव्या यही नहीं रुकी। वह बोली, इससे अच्छा तो तुम पहले वाले सूरज थे, जब लोग तुम्हें दादा भाई कहते थे। कम से कम उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखे। ये सुनते ही सूरज की आंखों के सामने उसका पुराना अतीत घूम गया। वह वक्त जब अपराधी उसके नाम से कांपते थे, लेकिन उसने वह रास्ता इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे कानून पर भरोसा था। आज वही कानून उसके सामने हार चुका था। सूरज धीरे धीरे अपने कमरे में गया। उसने अलमारी खोली और अपनी आईएएस की नेम प्लेट, पहचान पत्र और सारी सरकारी फाइलें बाहर निकाली। कुछ सेकंड तक वह उन्हें देखता रहा, फिर एक झटके में अपनी नेम प्लेट जमीन पर फेंक दी। नेम प्लेट कई टुकड़ों में टूट गई। सूरज की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। उसी समय उसका फोन बजा। फोन ईशा का था। ईशा खुशी से बोली, सूरज, मेरी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी होने वाली है, बस कुछ दिनों बाद मैं वर्दी पहनकर घर लौट रही हूँ। सूरज ने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश की। मुझे तुम पर गर्व है ईशा। ईशा ने पूछा, घर में सब ठीक है ना? सूरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर वह सच बता देता तो ईशा उसी वक्त ट्रेनिंग छोड़कर वापस आ जाती, इसलिए उसने अपने सारे दर्द को छिपा लिया। सब ठीक है, तुम सिर्फ अपना सपना पूरा करो। फोन कटते ही सूरज ने गहरी सांस ली। उसने फैसला कर लिया था, अब वह कानून के भरोसे नहीं बैठेगा। अब वह अपने परिवार के हर दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देगा जो वे समझते हैं। अगली सुबह सूरज बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने निकल गए, पर सूरज का कोई पता नहीं चला। परिवार को लगा कि शायद वह हमेशा के लिए कहीं चला गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सूरज अंडरवर्ल्ड की उस दुनिया में लौट चुका था जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। वह उन लोगों से मिल रहा था जो विजय बिल्डर के दुश्मन थे। वह एक एक करके अपनी नई टीम तैयार कर रहा था। उसका सिर्फ एक मकसद था, मंत्री और विजय बिल्डर का ऐसा अंत करना जिसे पूरा शहर सालों तक याद रखे। धीरे धीरे शहर में एक नया नाम गूंजने लगा, दादा भाई वापस आ गया है। जिसने भी यह खबर सुनी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अपराधियों की रातों की नींद गायब होने लगी, क्योंकि उन्हें पता था इस बार दादा भाई किसी गैंग पर कब्जा करने नहीं लौटा था। इस बार वह अपने परिवार के खून का हिसाब लेने लौटा था। 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में शहर बहुत बदल गया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस इंसान में आया था जो कभी कानून की ताकत पर भरोसा करता था। अब वही सूरज दादा भाई बनकर अंधेरे में रह रहा था। उसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई असली नाम नहीं जानता था, कोई चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दादा भाई वापस आ गया है। उधर विजय बिल्डर को अभी भी यही लग रहा था कि उसने सूरज को पूरी तरह तोड़ दिया है। आरव मर चुका था, अरविंद अस्पताल में कोमा में थे, सूरज गायब था और मंत्री उसके साथ खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी रात उसके सबसे बड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक नहीं थी कि पूरी बिल्डिंग जल जाए, लेकिन उसमें रखी करोड़ों रुपए की नकली फाइलें, बेनामी जमीनों के रिकॉर्ड और अवैध सौदों के दस्तावेज राख बन चुके थे। विजय गुस्से में वहां पहुंचा। वह अपने आदमियों पर चिल्लाने लगा, किसने किया ये सब? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी उसके एक आदमी ने कांपते हुए एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। विजय ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लाल रंग से लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, दादा भाई। ये 2 शब्द पढ़ते ही विजय का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अके उर्सम बनाम विचशोद जार मेज मेज संबर। बट अगले ही दिन एक और खबर पूरे शहर में फैल गई। विजय बिल्डर के 2 सबसे भरोसेमंद गुर्गे अचानक गायब हो गए। 2 दिन बाद दोनों शहर के बीचों बीच बंधे हुए मिले। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया था। उनके गले में एक तख्ती लटक रही थी। उस पर लिखा था, गरीबों की जमीन हड़पने की यही सजा है। पूरा शहर हैरान था।
जो गुंडे कल तक लोगों को धमकाते फिरते थे, आज वही खुद कांप रहे थे। धीरे धीरे गरीब लोगों के बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई। दादा भाई अपराधी नहीं, हमारा रखवाला है। लेकिन पुलिस के लिए द कानून तोड़ने वाला सबसे बड़ा अपराधी था। बटन। उधर सूरज लगातार अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उसने साफ फैसला कर लिया था, वह किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाएगा। उसका निशाना सिर्फ वही लोग होंगे जो पैसे और सत्ता के दम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। हर मिशन से पहले वह अपने आदमियों से सिर्फ एक बात कहता, अगर किसी निर्दोष को खरोच भी आई तो सबसे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। यही वजह थी कि धीरे धीरे लोग उससे डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे। ते करिन तुम माया। इसी बीच मंत्री जी को भी दादा भाई की वापसी की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत विजय को अपने बंगले पर बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मंत्री गुस्से से बोले, मैंने कहा था सूरज को जिंदा मत छोड़ो। विजय ने जवाब दिया, हमने समझा था कि वो टूट चुका है। मंत्री मेज पर हाथ मारते हुए बोले, नहीं, वो टूटा नहीं है, वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन गया है। दोनों समझ चुके थे, अब लड़ाई सिर्फ एक आदमी से नहीं थी। यह लड़ाई उस इंसान से थी जिसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। मार की कालान कुड़ी है। उधर सूरज अपने नए ठिकाने पर बैठा विजय की पूरी फाइल देख रहा था। हर जमीन, हर फर्जी कंपनी, हर रिश्वत, हर हत्या। उसने पिछले 1 साल में विजय के खिलाफ इतना सबूत इकट्ठा कर लिया था कि अगर सही जगह पहुंच जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता था। लेकिन समस्या वही थी, सिस्टम अभी भी बिक चुका था। इसलिए उसने फैसला किया, पहले विजय का साम्राज्य तोड़ेगा, फिर उसे कानून के सामने खड़ा करेगा। सास ए भरदा अघरा माँ। उस रात दादा भाई ने अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई की। विजय के काले पैसे से भरे 3 ट्रक शहर से बाहर निकल रहे थे। बीच रास्ते में अचानक सभी ट्रकों के सामने काले कपड़ों में कुछ लोग आकर खड़े हो गए। ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले चारों तरफ धुआं फैल गया। कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला उनके कब्जे में था। जब धुआं हटा तो सामने दादा भाई खड़ा था, चेहरा अब भी नकाब से ढका हुआ। उसने विजय के आदमियों की तरफ देखकर सिर्फ एक लाइन कही, ये पैसा गरीबों का है, अब वापस उन्हीं के पास जाएगा। अगले ही दिन शहर के कई अनाथालयों, अस्पतालों और गरीब बस्तियों में गुमनाम तरीके से करोड़ों रुपए पहुंच गए। कोई नहीं जानता था कि पैसा किसने भेजा, लेकिन हर पैकेट में एक ही निशान बना था, बीबी। अब जनता के लिए दादा भाई एक रहस्य बन चुका था। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में लगातार मीटिंग चल रही थी। पूरे शहर में सिर्फ एक नाम चर्चा का विषय था, दादा भाई। और तभी पुलिस कमिश्नर ने कहा, इस केस को संभालने के लिए हमें एक ऐसे अफसर की जरूरत है जो किसी दबाव में न आए। उसी समय दरवाजा खुला। एक महिला आईपीएस अधिकारी अंदर आई। उसकी वर्दी पर चमकते सितारे बता रहे थे कि वह अब इस शहर की नई ताकत बनने वाली है। कमिश्नर मुस्कुराए और बोले, ऑफिसर ईशा, आपका पहला मिशन है दादा भाई को गिरफ्तार करना। ईशा ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, यस सर। चाहे वह कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस अपराधी को पकड़ने की उसने अभी शपथ ली है, वह कोई और नहीं, उसका अपना पति सूरज है। आईपीएस की वर्दी पहनकर ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने शहर लौटी। उसकी आंखों में वही सपना था जो उसने और सूरज ने कभी साथ मिलकर देखा था, एक ऐसा समाज जहां अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बच न सके। लेकिन जैसे ही सरकारी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। घर के बाहर पहले जैसी रौनक नहीं थी, न कोई खुशी, न स्वागत, सिर्फ खामोशी। ईशा तेजी से अंदर गई। जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगी आरव की तस्वीर पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। ईशा के हाथ से उसका बैग नीचे गिर गया। कुछ सेकंड तक वह तस्वीर को देखती रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्या है? किसी के पास जवाब नहीं था। अगले ही पल उसकी नजर अस्पताल से आई रिपोर्ट पर गई, जिसमें लिखा था कि अरविंद पिछले 1 साल से कोमा में है। ईशा पूरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुस्से में अपनी मां से पूछा, मुझसे ये सब क्यों छुपाया गया? मेरे भाई का अंतिम संस्कार हो गया, पापा अस्पताल में हैं और किसी ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। घर में मौजूद हर इंसान की आंखें झुक गईं। तभी सूरज की मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह फैसला सूरज का था। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी आईपीएस बनने की मेहनत अधूरी रह जाए। यह सुनते ही ईशा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूरज ने इतना बड़ा दर्द अकेले कैसे सह लिया। लेकिन तभी उसने एक और सवाल पूछा, सूरज कहाँ है? पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद काव्या बोली, वो 1 साल पहले घर छोड़कर चला गया था।
तब से हमने उसे नहीं देखा। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही दिन में उसने अपना भाई खोने की खबर सुनी, अपने ससुर की हालत देखी और अब पता चला कि सूरज भी गायब है। उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया। मैडम, दादा भाई ने फिर हमला किया है। ईशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसने वर्दी ठीक की और अगले ही पल वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। उसने कहा, फोर्स तैयार करो, मैं खुद वहां जा रही हूं। खुर्तान पार्क है। उधर शहर के दूसरे कोने में दादा भाई यानी सूरज विजय बिल्डर के एक और अवैध गोदाम पर पहुंच चुका था। इस बार वहां करोड़ रुपए का नकली सीमेंट रखा था, जिससे गरीबों के लिए बनने वाले मकानों में घटिया निर्माण किया जा रहा था। सूरज ने अपने लोगों से कहा, आज एक भी गोली नहीं चलेगी, सिर्फ सबूत चाहिए। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम उसके कब्जे में था। सारे दस्तावेज उसके हाथ लग चुके थे। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। एक आदमी भागते हुए बोला, दादा भाई, पुलिस आ गई। सूरज शांत रहा। उसने मास्क पहना और धीरे धीरे बाहर निकल आया। सामने दर्जनों पुलिस वाले खड़े थे। उनके बीच सबसे आगे आईपीएस ईशा। दोनों की नजरें पहली बार आमने सामने आईं, लेकिन ईशा उसे पहचान नहीं सकी क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। ईशा ने ऊंची आवाज में कहा, दादा भाई, अपने हथियार नीचे रखो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। सूरज कुछ पल उसे देखता रहा। 1 साल बाद वह पहली बार ईशा को आईपीएस की वर्दी में देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व भी था और दर्द भी। उसने मन ही मन कहा, तुमने अपना सपना पूरा कर लिया ईशा, लेकिन मैं अपना सपना खो चुका हूं। ईशा ने फिर चेतावनी दी, सरेंडर कर दो, कानून से भाग नहीं सकते। इस बार सूरज हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, कानून? जिस कानून ने मेरे अपने छीन लिए, उससे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं। यह आवाज सुनकर ईशा कुछ पल के लिए चौंकी। उसे लगा जैसे यह आवाज कहीं सुनी हुई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चारों तरफ धुएं के बम फेंक दिए गए। पूरा इलाका धुएं से भर गया। पुलिस कुछ नहीं देख पा रही थी। जब धुआं छंटा, दादा भाई वहां से गायब हो चुका था, लेकिन जाते जाते वह एक पेन ड्राइव छोड़ गया। ईशा ने उसे उठाया। जब उसे चलाया गया तो उसमें विजय बिल्डर के कई अवैध कारोबारों के वीडियो थे। कमिश्नर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह अपराधी है या हमारे लिए काम कर रहा है? ईशा चुप रही, क्योंकि उसके मन में भी यही सवाल घूम रहा था। अगर दादा भाई सच में अपराधी है, तो वह भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सबूत क्यों जुटा रहा है? और अगर वह अच्छा इंसान है, तो कानून से भाग क्यों रहा है? उधर दूसरी तरफ सूरज दूर एक पहाड़ी पर खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। उसका एक साथी बोला, भैया, आज मौका था, आप चाहते तो पुलिस से लड़ सकते थे। सूरज ने धीरे से जवाब दिया, मैं पुलिस से नहीं लड़ता, मैं सिर्फ उन लोगों से लड़ता हूं जिन्होंने कानून को बेच दिया है। फिर उसने दूर जाती हुई ईशा की गाड़ी को देखा और पहली बार उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे समझ आ गया था, अब असली लड़ाई विजय बिल्डर से कम और अपनी ही पत्नी से ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अगली बार अगर ईशा उसके सामने आई तो उसे सिर्फ दादा भाई दिखेगा, सूरज नहीं। दादा भाई की वजह से विजय बिल्डर की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक के बाद एक उसके अवैध गोदाम उजड़ रहे थे। काले धन के ठिकाने खत्म हो रहे थे। उसके आदमी डर कर काम छोड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अब जनता भी उसके खिलाफ खुलकर बोलने लगी थी। अपने आलीशान बंगले में बैठा विजय गुस्से से मेज पर मुक्का मारता है। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी ने मेरा पूरा साम्राज्य हिला दिया। आखिर है कौन? ये दादा भाई। सामने बैठे मंत्री ने ठंडी आवाज में कहा, वो सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है विजय, अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब जेल में होंगे। विजय ने तुरंत अपने सबसे खतरनाक शूटरों को बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। उसने मेज पर दादा भाई की तस्वीर फेंकी, जिसमें सिर्फ उसका नकाब दिखाई दे रहा था। मुझे उसका चेहरा नहीं चाहिए, मुझे उसकी लाश चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुपारी किलर्स ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। अब शहर में सिर्फ एक मिशन था, दादा भाई का अंत। दूसरी तरफ सूरज अपने ठिकाने पर बैठा विजय के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि विजय अब सीधी लड़ाई नहीं करेगा, वह पीठ पीछे वार करेगा। इसीलिए उसने अपने साथियों से कहा, आज से कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा। विजय अब डर चुका है और डरा हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आया। भैया, खबर पक्की है, विजय ने आपके सिर पर 50 करोड़ का इनाम रख दिया है। सूरज हल्का सा मुस्कुराया। मतलब अब उसे समझ आ गया कि मैं सही जगह चोट कर रहा हूं। उधर पुलिस मुख्यालय में भी लगातार मीटिंग चल रही थी। कमिश्नर ने ईशा को बुलाया। ऑफिसर ईशा, हमें दादा भाई को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन सर, ईशा बोली, अब तक उसने किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार उसका निशाना वही लोग बने हैं जिन पर पहले से गंभीर आरोप है।
कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा, कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। आज वह अपराधियों को मार रहा है, कल किसी और को भी निशाना बना सकता है। ईशा ने सिर हिला दिया। फर्ज उसकी पहली जिम्मेदारी था, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था। क्या दादा भाई सच में अपराधी है या हालात ने उसे अपराधी बना दिया? इसी बीच विजय की पहली साजिश शुरू हो चुकी थी। एक रात सूरज को खबर मिली कि विजय का सबसे बड़ा हथियारों का जखीरा शहर के बाहर एक गोदाम में रखा गया है। सूचना पक्की लग रही थी। सूरज अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। यह एक जाल था। विजय पहले से तैयार बैठा था। गोदाम के ऊपर बने प्लेटफॉर्म से दर्जनों हथियारबंद लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। सूरज ने तुरंत अपने साथियों को नीचे झुकने का इशारा किया। कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मजबूरी न हो। वह खुद आगे बढ़ा। लोहे के कंटेनरों की आड़ लेते हुए उसने एक एक करके हमलावरों को निहत्था करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम अफरा तफरी से भर गया। लेकिन तभी एक स्नाइपर ने दूर से सूरज पर निशाना साध लिया। ट्रिगर दबने ही वाला था कि सूरज के साथी राघव ने उसे देख लिया। वह दौड़कर सूरज के सामने आ गया। धायों गोली राघव के कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आंखों में पहली बार गुस्से की आग साफ दिखाई दी। उसने कुछ ही सेकंड में स्नाइपर को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारने के बजाय सिर्फ इतना कहा, जाकर विजय से कहना, अब तक मैं सिर्फ उसके कारोबार पर हमला कर रहा था। अगर उसने मेरे परिवार या मेरे लोगों की तरफ फिर देखा तो अगली बार मैं सीधे उसके दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। स्नाइपर डर के मारे कांपने लगा। उधर ईशा को भी इस मुठभेड़ की खबर मिल चुकी थी। वह पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह दादा भाई वहां से जा चुका था। इस बार भी उसने पीछे कुछ छोड़ा था। एक फाइल। ईशा ने फाइल खोली। उसमें विजय बिल्डर के हथियारों की खरीद, अवैध जमीनों और नेताओं से सांठगांठ के दस्तावेज थे। ईशा ने हैरानी से कहा, अगर ये सबूत पहले मिल जाते तो कई लोगों की जान बच सकती थी। तभी एक कांस्टेबल बोला, मैडम, ऐसा लगता है जैसे दादा भाई हमें रास्ता दिखा रहा है। ईशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में पहली बार दादा भाई के लिए नफरत नहीं, जिज्ञासा पैदा हुई। उस रात विजय अपने बंगले में बैठा था। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ने लगे। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। विजय ने देखा, उसकी मेज पर एक पुरानी टूटी हुई IAS नेम प्लेट रखी थी। उस पर लिखा था, सूरज सिंह। विजय के हाथ कांपने लगे। उसे सब समझ आ गया। वह घबरा कर बोला, नहीं दादा भाई, सूरज है। मंत्री भी यह सुनकर सन्न रह गया। अब दोनों जानते थे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि वही ईमानदार IAS अधिकारी था, जिसका सब कुछ उन्होंने छीन लिया था। और अब वह उनके अंत की शुरुआत बन चुका था। विजय बिल्डर और मंत्री अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई साधारण गैंगस्टर नहीं, बल्कि वही सूरज है जिसे उन्होंने कमजोर समझकर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में भी दादा भाई का नाम हर मीटिंग का सबसे, लेकिन इन सबसे अलग ईशा के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर बार दादा भाई अपराधियों पर हमला करता, हर बार वह ऐसे सबूत छोड़ जाता जिनसे पुलिस विजय बिल्डर तक पहुंच सकती थी। अगर उसका मकसद सिर्फ अपराध करना होता तो वह खुद पुलिस की मदद क्यों करता? यही सवाल ईशा को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अगली सुबह ईशा सीधे अस्पताल पहुंची। वह अरविंद के कमरे में जाकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। उन्होंने अभी तक होश नहीं संभाला था। ईशा ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोली, पापा, मैं वापस आ गई हूं। मैं वादा करती हूं, जिसने भी ये सब किया है उसे कानून के सामने जरूर लाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय उसकी नजर बेड के पास रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। यह सूरज की डायरी थी। ईशा ने उसे खोला। पहले कुछ पन्नों में सूरज के सपने लिखे थे। एक दिन मैं और ईशा मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां किसी गरीब को न्याय के लिए रोना ना पड़े। अगर मैं कभी अपने सिद्धांतों से समझौता करूं तो खुद को आईने में देखने लायक नहीं रहूंगा। ईशा की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, क्या ऐसा इंसान सच में अपराधी बन सकता है? उधर सूरज को खबर मिली कि विजय बिल्डर आज रात शहर से बाहर करोड़ों रुपए लेकर भागने वाला है। यह पैसा विदेश भेजा जाना था। सूरज ने अपने लोगों से कहा, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह पैसा अगर बाहर चला गया तो विजय को पढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। रात होते ही विजय का काफिला निकल पड़ा। 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, चारों तरफ हथियारबंद गार्ड। लेकिन शहर की सीमा पार करते ही सड़क पर अचानक बड़े बड़े कंटेनर गिर गए। पूरा रास्ता बंद हो गया। गाड़ियों के रुकते ही चारों तरफ से काले कपड़ों में लोग निकल आए। बीच में
दादा भाई, विजय गाड़ी से उतरकर चिल्लाया। तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन रास्ते से हट जा। सूरज हंसा। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं आज भी आईएएस नहीं बनता। मुझे सिर्फ तुम्हारा हिसाब चाहिए। इतने में दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। किसी ने सूचना दे दी थी। ईशा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गई। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ विजय के गुंडे और बीच में दादा भाई। ईशा ने मेगाफोन उठाया। दादा भाई, इस बार बचकर जाना आसान नहीं होगा। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ वो वापस लेने आया हूं जो इसने गरीबों से छीना है। ईशा ने जवाब दिया। अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो उन्हें कानून को सौंपो। अपने हाथों से फैसला मत करो। सूरज की आवाज अचानक भारी हो गई। कानून? जब आरव मारा गया था तब कानून कहां था? जब मेरे पिता मौत से लड़ रहे थे तब कानून कहां था? जब मंत्री ने रिश्वत ली तब कानून कहां था? ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। ये बातें, ये दर्द उसे किसी अपने की आवाज जैसा लग रहा था। उसका दिल कह रहा था, ये इंसान अनजान नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। इसी बीच विजय ने मौका देखकर अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने छिपकर ईशा पर गोली चला दी। धायम। गोली सीधी ईशा की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल दादा भाई बिजली की तरह उसके सामने आ गया। उसने ईशा को जोर से धक्का दिया। गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। ईशा जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। सूरज भूल गया कि उसने मास्क पहन रखा है। उसने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा, तुम ठीक हो? यही वो शब्द थे जो सूरज हमेशा ईशा से कहा करता था। ईशा के चेहरे के भाव बदल गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा वह इस आवाज को पहचानती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, दादा भाई पीछे हट गया। उसने विजय के पैसे से भरे ट्रक पुलिस के हवाले कर दिए और धुएं का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गया। विजय गुस्से से पागल हो चुका था। उसका पैसा चला गया, उसकी योजना भी फेल हो गई। वहां मंत्री पर चिल्लाया, अब बहुत हो गया। जब तक सूरज जिंदा है हम चैन से नहीं जी सकते। मंत्री ने भी पहली बार डरते हुए कहा, अब सिर्फ उसे मारना काफी नहीं होगा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करो। विजय मुस्कुराया, मतलब? ईशा? उधर ईशा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। वह बार बार उसी घटना को याद कर रही थी। अगर दादा भाई अपराधी है तो उसने